हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं पूजा चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन स्मार्ट वेज में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संविधान की अनुसूचियाँ, यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम अपनी अनुसूचियों का छोटा सा परिचय देखेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ ही रखी गई थी। फिर बाद में कुछ संविधान संशोधन किए गए जिसके थ्रू 4 अनुसूचियाँ और ऐड की गई, जिसके रिजल्ट क्या निकला कि 12 अनुसूचियाँ हो गई, यानी कि 12 शेड्यूल्स हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखते हैं हम कौन कौन से अनुसूचियाँ जो हैं वो हमारे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ी गई, जिसमें ज़मीन से रिलेटेड कानून हैं, यानी कि उसमें न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची को जो है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ी गई, यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1985 के तहत जोड़ी गई। इसमें क्या है, हमारा दल बदल कानून है। फिर 11वीं अनुसूची को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया। यानी 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची जो है वो हमारी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं अपनी प्रथम अनुसूची के बारे में, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों का नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं समीक्षा एवं सीमाओं का उल्लेख, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, उनकी बाउंड्रीज वगैरह सब कौन से शेड्यूल में आएंगी, हमारी फर्स्ट शेड्यूल में आएंगी। फिर सेकंड शेड्यूल में यानी दूसरी अनुसूची में क्या आएगा, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, यानी कि जैसे कि हमारा चीफ जस्टिस हैं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, इन सब का जो भी वेतन और भत्ता जो है, यानी सैलरी और अलाइंसेस से रिलेटेड जो भी प्रावधान, जो भी प्रोविज़न है, वो हमारे सब सेकंड शेड्यूल में आएगी, यानी कि दूसरी अनुसूची में आएगी। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परिलब्धियों यानी एमोलियंट्स वर्ड्स का यूज़ हुआ है। सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए इमोलियंट्स वर्ड्स का जो है हमारा यूज़ किया गया है, यानी हमारा इमोल्यूमेंट्स वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के लिए यूज़ किया गया है। बाकी सबके लिए क्या है, हमारा वेतन और भत्ता का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी तीसरी अनुसूची, यानी कि थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विविध उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, यानी कि ओथ और अफर्मेशन के बारे में, यानी शपथ और प्रतिज्ञान, जैसे कि सिर्फ इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। बाकी इनको छोड़कर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का जो है शपथ और अफर्मेशन से रिलेटेड सब कुछ जो है वो हमारा तीसरी अनुसूची के तहत आता है। सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर्स की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची के तहत नहीं आती है। अब हम देखते हैं अपनी चौथी अनुसूची, यानी कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, यानी कि जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उसकी सीट्स जो हैं वो राज्यसभा में कितनी होंगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा फोर्थ शेड्यूल यानी कि चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो प्रेजेंटली यानी वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें किस स्टेट की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि 31 हैं, और सबसे कम राज्यसभा सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की हैं। एक एक सीट राज्यसभा में है इन स्टेट्स की। अब हम देखते हैं अपनी 5वीं अनुसूची, यानी कि फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। यानी कि इन 4 राज्यों कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जितने भी राज्य हैं उनमें जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन जो है उसके बारे में सब किस में आएगा, हमारा 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो हमने 5वीं अनुसूची में जो 4 राज्य छोड़ दिए थे यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड जनजाति, जो उनकी जनजाति क्षेत्र जो है उसके प्रशासन के बारे में उपबंध किस में है, हमारा 6ठी अनुसूची में है। और 5वीं अनुसूची में इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं अपनी 7वीं अनुसूची यानी कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या आता है, हमारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्यों और केंद्रों के मध्य शक्तियों का विभाजन। यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी पावर्स जो है लॉ बनाने की वो स्टेट्स और सेंटर में डिवाइडेड की गई है। तो ये किस में आता है, हमारा 7वीं अनुसूची में। तो इसमें हम बस ये याद करेंगे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में आती है। तो संघ सूची में हमारे कितने मूल रूप से सब्जेक्ट थे, हमारे विषय थे 97 थे और वर्तमान में अब कितने हो गए, हमारे 100 हो गए हैं। और राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे मूल रूप से 47 सब्जेक्ट थे और अब कितने हो गए, हमारे 52 विषय हो गए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शिक्षा जो है वो हमारी कौन सी सूची में आती है, यानी कौन सी लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है या कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। तो फ्रेंड्स शिक्षा जो है वो हमारी समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जो कि ऐड की गई थी 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू ऐड की गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में हुआ था उसके थ्रू जो है वो कंकरेंट लिस्ट में 5 विषय यानी 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से थे, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा, वन वन्यजीव, जंतु और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या और परिवार नियोजन। तो ये हमारे जो थे ऐड किए गए थे कौन से संविधान संशोधन के थ्रू, 42 संविधान संशोधन के थ्रू जो 1976 में हुआ था। तो इसलिए शिक्षा हमारी कौन सी सूची में आती है, समवर्ती सूची में आती है यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में। अब हम लोग देखेंगे अपनी 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, हमारी 14 भाषाएं थी यानी 40 लैंग्वेजेस थी। बट अब वर्तमान में प्रेजेंटली कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं यानी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। अब देखते हैं हम वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में आती हैं। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, मणिपुरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मलयालम, मैथिली, पंजाबी, संस्कृत, ओडिया, संथाली, सिंधु, तेलुगु, तमिल तथा उर्दू। ये हमारी 22 भाषाएं हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में आती हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें सिर्फ कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। बट उस संविधान संशोधन के थ्रू और भाषाएं जो हैं ऐड की गई उसमें, तो अब कितनी हो गई, हमारी 22 भाषाएं हो गई। तो देखते हैं हम कौन कौन से संविधान के थ्रू कौन सी लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले सिंधी भाषा को 1967 के तहत 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू। तो हमारी 15वीं लैंग्वेज कौन सी है, सिंधी भाषा है। फिर उसके बाद हमारी 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 971 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कि 1992 में हुआ था। तो 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था उससे क्या करी गई, 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद हमारी 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 के 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हमारी एक लैंग्वेज जोड़ी गई, कौन सी जोड़ी गई, वो सिंधी जोड़ी गई। उसके बाद 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर उसके बाद 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो सब ये हमको ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज पहले जोड़ी गई और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
अब हम लोग देखेंगे अपनी 9वीं और 10वीं सूची के बारे में, यानी कि 9th और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें एक ज़मीन से रिलेटेड कानून बनाया था सरकार ने, जिसमें जो है वो न्यायालय यानी कोई भी कोर्ट जो है उसमें दखल नहीं दे सकता है। फिर देखते हैं हम 10वीं अनुसूची, यानी कि 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। क्या है, उपबंध। दल बदल यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है कि 2/3 मेंबर्स द्वारा दल को तोड़ने के कारण क्या होते हैं, अयोग्य से छूट जाते हैं। वो अयोग्यता मतलब उनकी ख़त्म हो जाती है। अगर 2/3 जो है मेंबर्स दूसरे दल में चले जाएंगे तो उस दल की क्या हो जाएगी, जो मान्यता जो थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं अपनी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची यानी 11वीं शेड्यूल में क्या आता है, हमारा आता है पंचायत की शक्तियों का प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, जो कि कौन से अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में आती है, 243G। और इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, यानी टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनके पास पावर हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कौन सी अनुसूची में है, कौन सी शेड्यूल में है, 11वीं शेड्यूल में। ठीक है। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारी, यानी नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में है, जो कि आर्टिकल 243W में आती है। नगर पालिकाओं में विषय कितने हैं, 18, और पंचायत से रिलेटेड विषय कितने हैं, 29। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए गुड इवनिंग।